लें जी। अच्छा, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है कि हम लोगों ने ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब एक दफ़ा बन जाती हैं, और आप याद रखें ये तमाम अकाउंटिंग साइकिल्स जो हैं इनकी एक तरतीब है। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लें, बाद में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लें। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ही बनना है, ठीक है? और ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि आप क्लोजिंग एंट्रीज पहले कर लें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाद में बना लें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद ही क्लोजिंग एंट्रीज होंगी, ठीक है? और आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जो है वो क्लोजिंग एंट्रीज के बाद बनेगा। अच्छा, क्लोजिंग एंट्रीज हम करते क्यों हैं? सबसे पहले तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे रियल अकाउंट्स होते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? रियल अकाउंट्स वो वाले अकाउंट्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका एसेट है, आपने गाड़ी खरीदी, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि महीना गुजरेगा तो वो गाड़ी कहीं गायब हो जाएगी। नो, अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए भी आपने गाड़ी ली है, तो 1 माह गुजर जाने के बाद आपकी वो गाड़ी अपनी जगह पे रहेगी। आप उस एसेट को बैलेंस शीट में लिखोगे और अगले महीने की ट्रांजैक्शंस में दोबारा वो गाड़ी मौजूद होगी। अब उस गाड़ी की लाइफ अगर फॉर एग्जांपल 20 इयर्स है, तो वो 20 इयर्स आपके पास रहेगी, ठीक है? इसी तरह से लायबिलिटीज हैं, तो लायबिलिटीज भी, यानी मैंने आप लोगों से पैसे उधार लिए, महीना गुजर गया, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा ना जी कि मैंने अपनी बुक्स क्लोज कर दी हैं, अब मैंने आपको कोई पैसे नहीं देने, मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई। नो, लायबिलिटी खत्म नहीं होती। तो कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं, लाइक एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, जो एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद खत्म नहीं होते, बल्कि वो अगले अकाउंटिंग पीरियड में भी ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है? ऐसे अकाउंट्स को हम क्या कहते हैं? रियल अकाउंट्स कहते हैं। और नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स वो होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जून का बिजली का बिल आ गया, एक्सपेंस है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अब जुलाई में नहीं आएगा। जून का जून में खत्म, आपने पे कर दिया, खत्म हो गया, अब जुलाई में नया एक्सपेंस होगा। जुलाई का जुलाई में पे हो गया, अगस्त में नया एक्सपेंस होगा। ये एसेट्स और लायबिलिटीज की तरह अगले अकाउंटिंग पीरियड में सेम एक्सपेंस ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि अगली दफा का नया होता है। तो हम अपनी बुक्स में से पिछले की सफाई कर देते हैं, पिछले को खत्म कर देते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से रेवेन्यूज भी हर टाइम पीरियड के अलग होते हैं। तो मैं यहाँ पे अब बात करता हूँ कि कौन कौन से हमारे रियल अकाउंट्स होते हैं, कौन कौन से हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। तो ये आप लोग याद रखें कि तमाम एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं, ये हमारे रियल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है? दूसरे नंबर पे ऑल लायबिलिटीज, ये भी हमारी रियल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है? जितनी भी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है, जितनी भी चीजों की हो, ये हमारी क्या होती है? रियल अकाउंट होती है, ये भी क्लोज नहीं होती। कैपिटल, ये भी हमारा रियल अकाउंट होता है, ये भी क्लोज नहीं होता। रिटेन्ड अर्निंग्स, ये भी हमारा रियल अकाउंट होता है, ये भी क्लोज नहीं होता। अभी आप लोग देखोगे कि हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स को क्लोजिंग एंट्रीज में लेके जाएंगे, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग सिर्फ उधर एडजस्टमेंट्स के लिए जाएगी। कभी भी रिटेन्ड अर्निंग फुली क्लोज नहीं होती, यानी ऐसा नहीं होता कि रिटेन्ड अर्निंग जीरो हो जाए, ऐसा नहीं होता। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं जो क्लोज हो जाते हैं? ऑल एक्सपेंसेस, ऑल रेवेन्यूज, ठीक है? अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास एक अकाउंट क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं इनकम समरी। अभी वो अकाउंट क्रिएट होगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ। वो भी नॉमिनल अकाउंट होता है, हमें उसे भी क्लोज करना होता है। और चौथे नंबर पे हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है हमारे डिविडेंड्स, ठीक है? तो एक ट्रायल बैलेंस में से एसेट्स, लायबिलिटीज, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग, ये 5 चीजें क्लोज नहीं होती, और ये 4 चीजें क्लोज होती हैं। तमाम के तमाम एक्सपेंसेस, तमाम के तमाम रेवेन्यूज,
इनकी क्लोजिंग में एक अकाउंट यूज होता है इनकम समरी। इनकम समरी को भी हम एंड पे क्लोज करते हैं और फाइनली हमारे पास जो डिविडेंड होता है वो भी हमारे पास क्लोज हो जाता है। तो कुल क्लोज कितनी चीजें हुई? 4। ठीक है, तो इसीलिए क्लोजिंग एंट्रीज भी हमेशा कितनी होंगी? 4। क्लोजिंग एंट्रीज भी हमेशा कितनी होंगी? 4 होंगी। अब हम आते हैं कि हम इन क्लोजिंग एंट्रीज को करते कैसे हैं। देखो, क्लोजिंग का एक असूल होता है कि जो भी वो चीज रियल में थी ना, यानी रियल में अगर डेबिट थी तो क्लोजिंग करनी है तो आपने उसको क्रेडिट करना है, तभी जीरो होगी ना, वरना कैसे जीरो होगी? हमने उसको क्लोजिंग का मतलब यह है कि हमने उस अकाउंट को खत्म करना है। एक अकाउंटिंग पीरियड मुकम्मल हो गया, हमने एंट्रीज कर ली, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई, हमारा प्रॉफिट था, लॉस था, जो भी था वो हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हमारा अगला टाइम पीरियड स्टार्ट होना है। नाउ वी आर नॉट इन नीड ऑफ प्रीवियस एक्सपेंसेस, प्रीवियस रेवेन्यूज। तो हम अपनी किताबों में से, अपने सॉफ्टवेयर में से प्रीवियस एक्सपेंसेस और प्रीवियस रेवेन्यूज को हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, और उसको खत्म करने का तरीका क्या होगा कि जो भी चीज डेबिट होगी उसे उसका उल्ट कर देंगे क्रेडिट। आपको पता है ना, डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस माइनस होके वो खत्म हो जाता है। और जो भी चीज डेबिट होगी उसे क्रेडिट करेंगे और जो क्रेडिट होगी उसे हम डेबिट करेंगे। अब आप लोगों को पता है, हम क्लोजिंग एंट्रीज पे भी साथ साथ आ जाते हैं कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे एक्चुअली तो डेबिट होते हैं। एक्चुअली क्या होते हैं? आप लोगों को रूल याद है, हमारे तमाम एक्सपेंसेस एक्चुअली डेबिट होते हैं। तो पहली क्लोजिंग एंट्री आपने हमेशा ये की करनी है कि आपने तमाम एक्सपेंसेस को उल्ट कर देना है, यानी जितने भी एक्सपेंसेस आपके ट्रायल बैलेंस में है उन सब को आपने क्रेडिट कर देना है। अच्छा, मैंने एक लाइन छोड़ के लिखा हुआ है क्योंकि एक्सेल में इसी फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। आपने एक्चुअली क्या करना है, जैसे आपको पता है ना कि हम पोइट्री स्टाइल में हम जर्नल एंट्री करते हैं, यानी हमारा इनकम समरी हम ऊपर डेबिट करेंगे और एक्सपेंसेस को हम थोड़ा सा उससे नीचे लिख के थोड़ा सा उससे आगे आगे लिखेंगे। लाइक ये, जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं, मैं वो करके दिखाऊंगा। अब ये सबका तो नहीं करेंगे, ये इस तरह से, ये क्रेडिट एंट्री थोड़ी सी इस तरह से आगे करके लिखते हैं। पता है ना आप लोगों को इस बात का? जी सर। ठीक है, अच्छा चले, ये आप लोगों ने रियल में ऐसे करना है, अभी इसके करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ना, ये ट्रायल बैलेंस मैंने दोबारा भी यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये है पूरे का पूरा ट्रायल बैलेंस। कहाँ से शुरू हो रहा है? ये एक्सपेंसेस कहाँ से शुरू हो रहे हैं? इंश्योरेंस एक्सपेंस है, सप्लाईज एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है, फ्यूल एक्सपेंस है, मशीनरीज एक्सपेंस है। ये सारे एक्सपेंसेस हमारे पास दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन तमाम एक्सपेंसेस की नाम लिख के हम इनको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, एक्सपेंसेस के नाम मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ से वैल्यूज जो है इसकी देखते जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि इसकी मुझे बार बार इधर ना करना पड़े, इन एक्सपेंसेस की मैं पिक्चर ले लेता हूँ और फिर मैं वहां पे इनकी वैल्यूज पुट करता जाऊंगा। ठीक है, आप लोगों के पास बुक होगी, आप लोग उसको वहां से देख लीजिएगा। लें जी, अब हमने सारे एक्सपेंसेस क्या करने हैं? क्रेडिट। और पहले हमने एक्सपेंसेस लिखने हैं, पहले एक्सपेंसेस लिखने हैं, बाद में हम इनकम समरी। इनकम समरी क्यों लेते हैं? देखें, हमने सारे एक्सपेंसेस क्रेडिट तो कर लिए, अब हमारे पास डेबिट करने के लिए तो कोई चीज है नहीं। और अकाउंटिंग का तो रूल है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों होने चाहिए और दोनों इक्वल भी होने चाहिए। तो हमने एक अकाउंट क्रिएट किया खुद ही। हम अभी इस अकाउंट को फिर बाद में भी खत्म कर देंगे। जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, कई दफा हम एक चीज खुद ही उसको प्लस करते हैं, फिर बाद में उसको खुद ही को माइनस कर देते हैं किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। ये उसी तरह की एक एक्टिविटी है कि जिसमें हमने एस एक्सपेंसेस को क्लोज करने के लिए और रेवेन्यूज को क्लोज करने के लिए एक अकाउंट क्रिएट तो किया है, उसका नाम है इनकम समरी, लेकिन हम इसको भी बाद में क्लोज कर देंगे। अच्छा जी, इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारे पास है 2400, क्रेडिट हो गया।
रेंट एक्सपेंस है 36,000। उसके बाद सैलरीज 5200, सॉरी सप्लाईज 5200 और सैलरीज 60,000। डिप्रेशन 30,000। दूसरी डिप्रेशन 4,000। रिपेयर्स 3,000। फ्यूल एक्सपेंसेस 1,500। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस 3,000 और इनकम टैक्स एक्सपेंस था हमारे पास, सॉरी ये था हमारे पास कितना, 6,000। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने सारे के सारे एक्सपेंसेस जो एक्चुअली कभी हमारे पास डेबिट हुए थे, हमने उन सबको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। एक्सपेंसेस क्लोज हो गए, लेकिन जर्नल एंट्री को मुकम्मल करने के लिए हमें उतनी अमाउंट से एक अकाउंट हमने ओपन किया था इनकम समरी का, उतनी अमाउंट से हम इनकम समरी को डेबिट भी कर देंगे जितने भी एक्सपेंसेस बने हैं। ठीक है, तो हम इन सारे एक्सपेंसेस को जमा करके हम लोग क्या करेंगे कि इनकम समरी को डेबिट कर देंगे। और याद रखें, एक्सपेंसेस को आपने इकट्ठा नहीं करना, इस तरह नहीं लिखना कि ऑल एक्सपेंसेस और आपने उन सबको क्रेडिट कर दिया एक ही दफा में और फिर इनकम समरी को क्रेडिट कर दिया, बल्कि आपने अलग अलग हर किसी के नाम से उसको करना है। इंश्योरेंस एक्सपेंस अलग क्रेडिट होगा, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंसेस आपके ट्रायल बैलेंस में दिए हैं वो सारे अलग होगा। अब ये जर्नल एंट्री अगर 1,000 किताबें अगर आज तक अकाउंटिंग की लिखी गई हैं तो ये सब में सेम होगी, ये जर्नल एंट्री सेम बिल्कुल। ठीक है, अच्छा एक्सपेंसेस हमारे क्लोज हो गए। अब आ जाओ किसके ऊपर, रेवेन्यूज के ऊपर। रेवेन्यूज एक्चुअली क्या होते हैं पता है ना आप लोगों को, कि रेवेन्यूज एक्चुअली तो क्रेडिट होते हैं। तो क्लोज करने के लिए हम उसे क्या करेंगे, हम उसको डेबिट करेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में एक ही रेवेन्यू था, मोइंग रेवेन्यू अर्न, जिसकी अमाउंट थी 1,70,000। ठीक है, तो इसको डेबिट कर देंगे, इनकम समरी को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ये दो जर्नल एंट्रीज तो बिल्कुल आसान थी। क्या करना है, उल्ट करना है। आपको रूल पता है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और रेवेन्यूज क्रेडिट होते हैं एक्चुअली, लेकिन क्लोजिंग एंट्रीज में क्योंकि हम इनको क्लोज कर रहे हैं इसलिए हम इनका उल्ट करते हैं। तो एक्सपेंसेस सारे क्रेडिट, रेवेन्यूज जितने भी होंगे, हमारे क्वेश्चन में एक था, दो होंगे, तीन होंगे, रेवेन्यूज सारे डेबिट। और इनके अगेंस्ट जो एंट्री हम खुद से बनाएंगे वो कौन सी होगी, इनकम समरी। ठीक है, तो ये दो तो एंट्रीज हो गए। अब तीसरी एंट्री से पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि इनकम समरी को अब हम कितनी अमाउंट से हमने इनकम समरी को क्लोज करना है। तो देखो, इनकम समरी का एक टी अकाउंट बना लो। ये देखो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इनकम समरी का टी अकाउंट। इनकम समरी के टी अकाउंट में जितनी डेबिट हुई है वो भी लिख लो। डेबिट हुई है 1,56,000। ठीक है, और जितनी क्रेडिट हुई है इनकम समरी, ये देखो ये 1,70,000, उसको भी लिख लो। तो क्रेडिट साइड बड़ी है ना, तो इसीलिए इसका क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ जाएगा कितना, 14,000। कितना बैलेंस आ गया, 14,000। अभी मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, इस वजह से इसका बैलेंस इस तरह से आ गया है। माइनस में, आप लोगों ने माइनस में लिखना, आप इसको यूं कर लेना, बड़ी साइड को माइनस कर लेना किससे, छोटी साइड से, और उस साइड पे आ जाएगा बैलेंस। अब ये जो मैंने आपको पहली दो एंट्रीज बताई है ना, ये तो हर हाल में होंगी सेम। एक्सपेंसेस क्रेडिट होंगे, इनकम समरी डेबिट होगी, और रेवेन्यूज डेबिट होंगे और इनकम समरी क्रेडिट होगी। जो तीसरी एंट्री है, इसमें कभी कभी फर्क ये आ सकता है कि कभी तो इसका बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड पे, हो सकता है डेबिट साइड पे भी बैलेंस आ जाए, डेबिट साइड बड़ी हो जाए, और कभी इसकी बड़ी हो जाएगी क्रेडिट साइड। कभी डेबिट साइड बड़ी हो जाएगी, कभी क्रेडिट साइड बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई।
अब देखें, इस दफा हमारे क्वेश्चन में क्रेडिट साइड बड़ी हो गई, तो क्रेडिट साइड कितनी बड़ी हुई? 14,000 से। क्रेडिट साइड कितनी बड़ी हुई? नहीं, ये मैंने 14,000 से नहीं बनती, ये मेरे ख्याल मैंने अमाउंट गलत लिखी है। तो ये जो अमाउंट बनती थी 1,56,100 बनती है, तो ये बड़ी हुई है 13,900 से। एक बात आप और भी मैच करके देख लें, आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा, हमेशा इनकम समरी का जो बैलेंस आएगा वो आपके प्रॉफिट के बराबर होगा। अगर आपको याद हो तो जब हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी तो हमारा प्रॉफिट भी 13,900 आया था, क्योंकि वो भी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, तो अगर याद रहे, ये छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर प्रॉफिट हो तो हमारा बैलेंस आता है क्रेडिट साइड पे। अगर लॉस हो, यानी लॉस का मतलब ये है कि ये डेबिट साइड बड़ी होगी, क्रेडिट साइड कम होगी, तो फिर हमारा बैलेंस कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, खैर ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जब हम इनकम इसका टी अकाउंट बनाएंगे तो खुद ही बैलेंस तो आ जाएगा कि किस साइड पे। आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि बड़ी साइड कौन सी है, डेबिट वाली साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड वाली बड़ी है। अच्छा, जब आपने एक दफा ये मालूम कर लिया कि कौन सी साइड बड़ी है, तो अब आपको क्लोज करने के लिए उस साइड का उल्ट करना है। समझ आई है? यानी अगर ये क्रेडिट साइड बड़ी है तो आपको तीसरी एंट्री में इनकम समरी को डेबिट करना होगा। क्लोज कर रहे हैं ना हम, खत्म कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। तो अगर क्रेडिट साइड बड़ी हो तो बच्चों हम दोबारा क्रेडिट ही कर दें तो वो क्रेडिट क्रेडिट तो प्लस हो जाएगा, तो हमने तो खत्म करना है इसको। इसलिए अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो हम लोग डेबिट करेंगे, और अगर ये बैलेंस डेबिट साइड पे आया होता तो हम लोग इसको क्या करते? क्रेडिट में। लेकिन हमारे आज के क्वेश्चन में, अभी के क्वेश्चन में क्या है कि ये क्रेडिट साइड बड़ी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी क्लोजिंग एंट्री इस तरह से करेंगे कि इनकम, आज की तीसरी एंट्री, इनकम समरी को हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, और अपने अपने माइक्स म्यूट रखा करें। इनकम समरी की कितना बैलेंस आया है? 13,900, उतने को हमने डेबिट कर दिया। और ये बात रट लें, याद रख लें कि इनकम समरी हमेशा क्लोज होती है किसमें? रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो ये चार चीजें याद करनी है, कोई ज्यादा नहीं है। एक्सपेंसेस क्लोज होंगे इनकम समरी में, रेवेन्यूज क्लोज होंगे इनकम समरी में, और इनकम समरी खुद क्लोज होगी किसमें? रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो आपने हमेशा इनकम समरी को क्लोज करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाना है? रिटेन्ड अर्निंग्स का। ठीक है, अच्छा आखिरी चीज जो हम क्लोज करते हैं, ये देखो ना, सारे एक्सपेंसेस भी हो गए, सारे रेवेन्यूज भी हो गए, इनकम समरी भी हो गई। मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ आपके उस पे, ये देखो एक्सपेंसेस क्लोज हो गए, ओके हो गया जी, ये आपने करना नहीं है, सर आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। रेवेन्यूज क्लोज हो गए, ओके हो गया। इनकम समरी भी इन दोनों के बाद जो बनी थी वो भी क्लोज हो गई, ओके। अब बाकी क्या बच गए? डिविडेंड्स। तो डिविडेंड्स को हमने कैसे क्लोज करना होता है? आपको पता है डिविडेंड हमेशा डेबिट होता है, पता है ना आप लोगों को इस बात का? अगर ना याद हो तो यहां से भी देख लो, ये देखो डिविडेंड कितना है? 5,000, और कौन से कॉलम में है? डेबिट के कॉलम। तो आखिरी काम हमने क्या करना होता है? डिविडेंड को क्लोज करना होता है, क्योंकि एक्चुअली डेबिट था, तो क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। सही है, और हमें रिटेन्ड अर्निंग जो है वो, इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो दो अकाउंट क्लोज होंगे इनकम समरी में, दो अकाउंट क्लोज होंगे रिटेन्ड अर्निंग में। चार एंट्रीज हैं, क्लोजिंग वाले अकाउंट कितना याद रखने हैं? दो। दो अकाउंट क्लोज होंगे इनकम समरी में, दो अकाउंट क्लोज होंगे रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो कौन कौन से दो अकाउंट इनकम समरी में क्लोज होंगे? सारे के सारे एक्सपेंसेस कहाँ क्लोज होते हैं? इनकम समरी में। सारे के सारे रेवेन्यूज कहाँ क्लोज होते हैं? इनकम समरी में। दो क्लोज हो गए ना इनकम समरी में।
अब रिटेन्ड अर्निंग में कौन से दो क्लोज होंगे? खुद इनकम समरी भी रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज होगी और डिविडेंड भी हमेशा रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज होगा। ये एंट्री डेबिट क्रेडिट कभी फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा इनकम समरी डेबिट होगी, एक्सपेंसेस क्रेडिट होंगे, हमेशा रेवेन्यू डेबिट होंगे, इनकम समरी क्रेडिट होगी। लेकिन तीसरी एंट्री में फर्क पड़ सकता है। कभी अगर इनकम समरी जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैलेंस डेबिट होता, तो हम इनकम समरी को क्लोज करने के लिए क्रेडिट करते और फिर रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट करते। ये एंट्री कभी कभी उल्ट हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द बैलेंस ऑफ इनकम समरी। बैलेंस जैसे हमारा अब क्रेडिट साइड पे था तो इनकम समरी डेबिट गई, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट गई। अगर बैलेंस डेबिट साइड पे होता तो यही एंट्री उल्ट होती। और आखिरी एंट्री क्या होती है? रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट करके हमने डिविडेंड को क्रेडिट करना होता है। ठीक है जी, यहां तक हो गई बात हमारी क्लोजिंग एंट्रीज की, और ये तमाम क्वेश्चंस में सेम रहेंगे, यहां तक तो कोई मसला नहीं है आपको। अच्छा चलें जी, अब हम बात करते हैं आज की आखिरी एक्टिविटी की, जिसे हम कहते हैं आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल। एक बात आपने ये याद रखनी है, इसका नाम देखो क्या है, इसका नाम है आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। उसी तरह से ऊपर कंपनी का नाम आ गया, फिर जो आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसका नाम आ गया, नीचे डेट आ गई, डिटेल्स आ गई, डेबिट क्रेडिट हो गया। ये इंतहाई आसान है। जो आपके पास ये वाला ट्रायल बैलेंस बना हुआ है ना, ये वाला, आपने सेम यही ट्रायल बैलेंस यहां पे कॉपी पेस्ट करना है। सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। कितनी? सिर्फ दो, ओनली टू। पहली पहली क्या है? पहली ये है कि जो अकाउंट क्लोज हो गए हैं, और वो कौन कौन से क्लोज हुए हैं इस ट्रायल बैलेंस में से? वैसे तो चार हुए हैं, लेकिन चौथा तो हमने खुद क्रिएट किया था ना, इनकम समरी। इस ट्रायल बैलेंस में से सारे एक्सपेंसेस भी क्लोज हो गए हैं, इस ट्रायल बैलेंस में से सारे रेवेन्यूज भी क्लोज हो गए हैं, इस ट्रायल बैलेंस में से डिविडेंड भी क्लोज हो गए हैं। ठीक है, तो जो चीजें क्लोज हो गई हैं वो आपने नहीं लिखनी। पहला काम तो ये है, दो चीजें कही थी ना याद रखनी। पहला काम आपने क्या करना है, जो चीजें क्लोज हो गई हैं वो आपने नहीं लिखनी। तो ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, सारे एसेट्स लिखे हुए हैं, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन लिखी हुई है, सारी लायबिलिटीज लिखी हुई हैं, कैपिटल स्टॉक लिखा हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग लिखी हुई है। और यही चीजें वो कौन सी थी जो रियल अकाउंट्स थे, ये देखो मैंने आपको बताए थे। यानी आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में सिर्फ कौन से अकाउंट्स जाएंगे? रियल अकाउंट्स जाएंगे। तो मैं इन सबको लिख लेता हूं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई है, अभी दूसरी बात मैंने आपको नहीं बताई। 58,525 यही है ना, 58,525। ठीक है। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल कितना है? 4800। जो चीज डेबिट की है वो डेबिट में, जो चीज क्रेडिट की है वो, देखो मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ। बैंक इक्विपमेंट कितना है? 20,000। इसकी डिप्रिसिएशन कितनी है? 12,000। अकाउंट्स पेएबल 1,500। नोट्स पेएबल 50,000। सैलरीज पेएबल 900। और इंटरेस्ट पेएबल 150। इनकम टैक्स पेएबल 1,050। बातें याद रखनी थी दो। मैंने अभी तक आपको कितनी बताई हैं? सिर्फ कितनी बताई हैं? जरा आप में से कोई बताओ। सिर्फ एक सर। एक। अच्छा जी, कैपिटल स्टॉक कितना है? 20,000। एज इट इज कॉपी पेस्ट। पहली बात जो मैंने आपको बताई थी उसके मुताबिक आपने एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। सिर्फ क्या नहीं करना कि जो अकाउंट आप अभी क्लोजिंग एंट्रीज आपने पेपर में भी कर रहे होगे तो आपको पता होगा ना कि अभी अभी हम ये तो क्लोजिंग एंट्रीज करके आ रहे हैं। तो क्लोजिंग एंट्रीज वाले तो क्लोज हो गए, वो तो मर गए। अब वो मर गए तो अब दोबारा वो हमारे घर में नहीं आ सकते, वो क्लोज हो गए, वो खत्म हो गए। सही है। तो आपने क्या करना है, सारे एसेट्स को, सारी लाइबिलिटीज को, कैपिटल को, रिटेन्ड अर्निंग को
और अकामुलेटेड सेशन को, जो अकाउंट क्लोज नहीं हुए आपने सिर्फ उनको लिख लेना है एज इट इज, जैसे आपके ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया गया होगा उसको एज इट इज आपने लिख देना है। दूसरी बात, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि रिटेन्ड अर्निंग आप एक दफा जब क्लोजिंग वाली कैलकुलेट कर लेते हो तो अब जहां जहां रिटेन्ड अर्निंग यूज होगी, वो कौन सी रिटेन्ड अर्निंग यूज होगी? क्लोजिंग वाली। तो ये वाली रिटेन्ड अर्निंग जो 30,000 ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, ये यूज नहीं करनी। आपको याद होगा मैंने जब बैलेंस शीट बनवाई थी मैंने तब भी क्लोजिंग वाली ही लिखवाई थी वहां पे। अब आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनवा रहा हूं तो अब भी क्लोजिंग वाली ही लिखूं। Once you have calculated your closing retained earning, now the original retained earning वो खत्म होगी। अब जहां जहां यूज होगी वो क्लोज, और ये मैंने अलग से लिख के रखी है कि हमारी उस दिन क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग जब हमने कैलकुलेट की थी तो ये हमारे पास आई थी 38,900। तो जब हमने इसको पुट किया 38,900 को, तो हमारा आंसर ये देखें दोनों साइड्स पे इक्वल आ गया। ठीक है जी। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा है कि हमने किस तरह से क्लोजिंग एंट्रीज करनी है और क्लोजिंग एंट्रीज के बाद किस तरह से हमने आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, मैं इस मीटिंग को खत्म करता हूँ, रीस्टार्ट करता हूँ, आप लोग ज्वाइन करें।